Okay, so first question of 2018 is, in a color wheel red and blue colors are. So सबसे पहले कलर व्हील बना लेते हैं, रोए यानी कि RYB एंड OGP। ठीक है, तो R और Y से याद रखना कि R और कहीं कई बार कन्फ्यूजन होती है RGB और RYB में। RGB मत कर देना, RGB इज एडिटिव। ओके, सो दे हैव आस्क फॉर द रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू, ठीक है, ये तो प्राइमरी कलर से हो गया एक्चुअली। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टर्शरी भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री, सेकेंडरी एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर रेड एंड ब्लू आर प्राइमरी कलर्स। Question number 2. In a bird's eye perspective view of a cuboid, the maximum number of vanishing point is। ठीक है, इसका ऑप्शन इज 3, क्योंकि ये 3 पॉइंट परस्पेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये हम सारे एक बार स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज वैनिशिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट इज अ पॉइंट जहाँ पे 2D प्रोजेक्शंस जो म्यूचुअली पैरेलल होती हैं, सो 2D प्रोजेक्शंस पैरेलल लाइंस in 3D appears to be converge। फॉर एग्जांपल जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं जो सीधी जा रही होती हैं, अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें इस टाइप की दिखती हैं, जाती और यहाँ जाके मिलती हुई दिखती हैं। सो पैरेलल लाइंस जो होती हैं 2D में वो 3D मतलब पर्सपेक्टिव व्यू में कन्वर्ज होती दिखती हैं, एंड जहाँ पे कन्वर्ज होती है दैट इज वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज वैनिशिंग पॉइंट। और ये हो गया आपका आई पॉइंट। आई पॉइंट एंड आई पॉइंट को ही हम ओकुलस भी कहते हैं। ओकुलस हमने उसमें ही पढ़ा था पैंथियन में, जहाँ से लाइट आती थी। तो यहाँ का ओकुलस वो ओकुलस नहीं है, आई पॉइंट एंड ओकुलस। ठीक है, एंड इसके साथ एक वो आता है आई लेवल। स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है, आई लेवल या जिसको होरिजन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे जब बंदा बैठ के देख रहा होता है, ये पिक्चर प्लेन हो गया, सो दिस इज आई लेवल, और ये हो गया आई पॉइंट। आई लेवल, आई पॉइंट एंड दिस इज होरिजन, मतलब यहाँ से जो निकलेगी परपेंडिकुलर। सो जो वैनिशिंग पॉइंट होता है वो हमेशा होरिजन पे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल, ओके, सो आई लेवल होरिजन पे थे हम। ठीक है, इस स्टार्ट करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, एक तो 1 वैनिशिंग पॉइंट
and parallel lines converge at a single vanishing point। ठीक है। और एक होता है कि पिक्चर प्लेन पैरेलल टू टू एक्सिस ऑफ सीन। ठीक है। सो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हमने देख ही लिया, वो कुछ इस टाइप के बनते हैं, मतलब एक वैनिशिंग पॉइंट और ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। एंड वैनिशिंग पॉइंट हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं और पिक्चर प्लेन पे आते हैं, वो पिक्चर प्लेन के पीछे जाते हैं, ये आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं, बस ये याद रखना कि आते हैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही, और यूजली इमेज प्लेन पे ही जाते हैं। इमेज प्लेन। सो दिस इज वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। नाउ टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम फ्रंटल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, एंड टू पॉइंट पर्सपेक्टिव को एंगुलर पर्सपेक्टिव। Okay, so 2 point perspective means we have two vanishing point and दोनों पॉइंट पर अलग अलग पैरेलल जाती हैं। मैं पहले पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन टू, so if this is this, so this is 2 point perspective। दो वैनिशिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दोनों पे सेम सेम। ओके, सो 2 point perspective we are talking 2 point perspective, angular perspective, two vanishing point and so on so on। अच्छा, picture plane parallel to two axis and picture plane parallel to z axis। ये हो गया 2 point perspective। ये दोनों perspective पे क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो किसमें, कि सिलेंडर को किस सिचुएशन में रखें कि 1 point पर्सपेक्टिव एंड 2 point पर्सपेक्टिव सेम सी फिगर दें। तो उसका आंसर था सिलेंडर को ऐसे खड़ा रखने पर इसका 1 point पर्सपेक्टिव और 2 point पर्सपेक्टिव लगभग सेम से ही बनता है। जैसे 1 point पर्सपेक्टिव भी इसका ये बनेगा, ठीक है, एंड 2 point पर्सपेक्टिव भी कुछ इस मतलब सेम से ही बनते हैं दोनों। क्योंकि अगर सिलेंडर मीन्स अगर ऐसे लेटा हुआ है तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो खड़े होने पर ये दोनों के पर्सपेक्टिव सेम बनते हैं। तो ये था क्वेश्चन। 1 point हो गया, 2 point पर्सपेक्टिव एंड 3 is 3 point पर्सपेक्टिव। 3 point पर्सपेक्टिव मीन्स वी हैव 3 वैनिशिंग पॉइंट्स एंड जब हम बिल्डिंग या किसी भी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो उसका वैनिशिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। जैसे इसी में हम बात करें, ठीक है, यही चेंज होता है बस, बाकी तो यही रहते हैं 1 2 एंड दिस इज 3। तो जब हम ऊपर से देखते तो वैनिशिंग पॉइंट नीचे चला गया और जब नीचे से देखते तो वैनिशिंग पॉइंट ऊपर चला जाता है। एंड पिक्चर प्लेन पैरेलल टू, मतलब नॉट पैरेलल टू एनी ऑफ द 3 एक्सिस, किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होता पिक्चर प्लेन 3 point पर्सपेक्टिव में। ओके, और ये वही हो गया बर्ड्स आई व्यू एंड वॉर्म्स व्यू। इसी को वो कहते हैं पिक्चर 3 point पर्सपेक्टिव। देन वी हैव 4 point पर्सपेक्टिव, जिसमें एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो वो कुछ इस टाइप की बनती है। 4 point पर्सपेक्टिव कुछ इस टाइप का बनता है।
ठीक है, 1 2 3 4, ये नहीं, तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव। देन वी हैव 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 6 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये अभी तक इतनी पर्सपेक्टिव है। इनमें एक गोला बन जाता है, जैसे बिल्डिंग आपने देखी होगी ऐसे उभरती हुई। मैं एक पिक अटैच कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसके साथ एक टर्म और याद रखनी है हमने, दैट इज़ फोर शॉर्टनिंग। फोर शॉर्टनिंग पर्सपेक्टिव नहीं है, बट इट्स अ विजुअल इफेक्ट। जो आपने जापानीज़ एनिमीज या कोई सीरीज़ देखी होगी, तो जिसमें होता नहीं है, जब व्हेन दे वांट टू शो द कि ऑब्जेक्ट इज सो क्लोजर टू व्यूअर, ऑब्जेक्ट इज सो क्लोज टू व्यूअर, तो वो उस चीज़ को बड़ा दिखाते थे, जैसे मुंह ऐसे है और बंदे की ये ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। या किसी की आजकल मूवीज़ में भी यूज़ होता है कि गन या मुक्का इतना है और पीछे से बंदा इतना सा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ फोर शॉर्टनिंग। एंड इसके साथ एक और याद आए कि जो हमारी आँख होती है उसका एंगल होता है 120 टू 200 डिग्री से 200 डिग्री। सो दो आँख ओवरलैपिंग होती है हमारी 130 डिग्री की। एंड ठीक है, इस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, 2 का आंसर इज़ सी, सेकंड का आंसर इज़ सी, ठीक है। ऑप्शन 3 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट इज, ये हमने पढ़ा ही था कि M25 क्या है। M स्टैंड फॉर मिक्सचर एंड 25 स्टैंड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो 3 का ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। सो इसके साथ एक क्वेश्चन आया था अभी उसमें इसरो में कि एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स जो पोस्ट टेंशन कंक्रीट है, पोस्ट टेंशन एंड प्री टेंशन, उसमें जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज होता है उसकी वैल्यू क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट की वो क्या लेनी होती है हमें, मिनिमम एम कौन सा लेना होता है। सो एम लेना होता है हमें, कैसे याद रखेंगे कि पोस्ट का मतलब है बाद में हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो इसमें कम लेंगे। और प्री का मतलब हमें अभी स्ट्रेंथ पहले स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो इसमें 40। M30 और M40 इज़ फॉर, M30 इज़ फॉर पोस्ट टेंशन एंड M40 इज़ फॉर प्री टेंशन, ठीक है। तो ठीक है, ये 25 न्यूटन हो गया इसका आंसर। एंड अच्छा, इससे एक क्वेश्चन हो रहा था उसी में, दैट इज़ गुड कंक्रीट, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फाइनेस modulus of sand for good concrete. Finest modulus of sand means mean value, mean size of the sand. So sand की हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, फाइन, मीन, कोर्स। इसकी वैल्यू होती है 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9, 2.9 से 3.2। सो गुड कंक्रीट के लिए सबसे बेस्ट होती है 2.7, मीन्स ये मीन वैल्यू। ऑप्शन में 2.7 गिवन था, सो 2.7 याद है। 2.6 से 2.9 इज बेस्ट, ये याद रखना हमें। और 3.2 याद रखना है। 3.2 मतलब गुड कंक्रीट के लिए कभी भी इससे बड़ी वैल्यू, 3.2 से बड़ी वैल्यू नहीं लेनी चाहिए, वो गुड कंक्रीट बनाएगा ही नहीं। सो वैल्यू बिगर देन 3.2 इज नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। सो गुड कंक्रीट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 4, इन CPM फॉर टाइम शेड्यूलिंग फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन इज कैरिड आउट फॉर डिटरमाइनिंग। ठीक है, ये भी हमने कर रखा है, ये अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, और बी अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश। फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन बैकवर्ड पास कैलकुलेशन हमने दोनों स्टडी करेंगे, तो ये टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। कोलैप्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WC न्यूयॉर्क इन 2001 वाज ड्यू टू विंड लोड फेलियर, फाउंडेशन फेलियर, थर्मल परफॉर्मेंस फेलियर ऑफ रीइंफोर्समेंट स्टील इन RCC एंड थर्मल परफॉर्मेंस फेलियर ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो वो सारा स्ट्रक्चरल स्टील की वजह से फेलियर हुआ था। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं हम। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें याद रखना, अभी इसरो में आया था, सक्सेसर इवेंट। तो क्या डेफिनेशन है कि एन इवेंट दैट इमीडिएटली फॉलोज द अदर इवेंट, और इसमें वही विदाउट इंटरवेनिंग अदर इवेंट्स। तो ये जो लाइन आती है ना, ये याद रखना कि दैट इमीडिएटली फॉलोज अदर इवेंट। मतलब हमें लगता है कि प्रीसीडेसर क्यों नहीं लिया जबकि लिखा रहा है फॉलो, तो इसकी इमीडिएटली फॉलो का मतलब आप समझ जाओ कि उसके आगे वाला। ठीक है, अभी इसमें चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बार कहानी देख लेते हैं। चलो इसकी तो बाद में देखेंगे। इसके बाद क्या वो निकला था, IBC इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड, इंटरनेशनल वाली नहीं, ठीक है, इंडियन वाली नहीं है। इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग स्टील जो है 1100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अपना मतलब फायर रेजिस्टेंट होता है। इसके बाद इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग और सैगिंग जो भी आने लगती है। कंक्रीट में वो चीज़ आती है 2000 के अराउंड। ठीक है, सो अच्छा, एक बार इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टील इज़ मोर स्ट्रॉन्गर और कंक्रीट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। तो सही ऑप्शन था कि स्टील और कंक्रीट को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टील इज़ फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंक्रीट इज़ फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने कोई वैल्यू भी नहीं दी थी कि कौन सा FE कौन सा और M कौन सा। उन्होंने जस्ट यही जानने के लिए पूछा था कि दोनों की स्ट्रेंथ अलग है, तो बंदा यही ऑप्शन दे। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, स्टील और ये। अच्छा, तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या था कि उन्होंने जो फ्लोर प्लेट्स थी ना, वो भी उनकी ट्रस पे बेस्ड थी। मतलब उनके हर फ्लोर के नीचे ट्रस था और ऊपर हल्की सी एक कंक्रीट की लेयर थी, सो दैट उसके ऊपर जो भी फ्लोरिंग बिछानी है वो बिछा सकें। उनका पूरी सिस्टम ट्रस और स्ट्रक्चरल स्टील पे वो डिपेंड था। सो इसलिए जब बिल्डिंग में आग लगी तो एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, तो ऑफकोर्स टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया और पूरी बिल्डिंग यहाँ फटी थी, तो पूरी बिल्डिंग पूरी नीचे गिर गई, क्योंकि सैगिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही सैगिंग स्टार्ट हुई, फ्लोर में सैगिंग हमने पढ़ी थी ऐसे होती है और होगिंग ऐसे। ठीक है, तो सैगिंग स्टार्ट हुई, ये ट्विस्ट होने लगे, तो सैगिंग स्टार्ट हुई और पूरा फ्लोर नीचे आ गया सारे एकदम से। तो एक थ्योरी ये भी आती है लोगों की कि अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्टील की जगह कंक्रीट लगा होता तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, सो ओके, इसमें और तो कुछ अच्छा, ऑप्शंस अदर बाकी ऑप्शंस हैं। विंड फेलियर, फर्स्ट ऑप्शन इज विंड लोड फेलियर। विंड फेलियर के कारण एक बिल्डिंग तो नहीं पता, बट हाँ एक बिल्डिंग है, फ्लैटियन बिल्डिंग न्यूयॉर्क में, जो आपने देखी हुई कुछ इस ट्रायंगुलर शेप की है। ठीक है, इस टाइप की। तो इस बिल्डिंग ने क्या कर रखा है न्यूयॉर्क में कि ये उनकी ये जैसे प्लान में बिल्डिंग है,
तो जब एयर आती है ये इसको बाइफर्केट करती है, तो यहाँ पे स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ इन गली वालों ने, यहाँ के वेंडर्स ने इस बिल्डिंग पे केस भी किया हुआ है। इतनी तेज़ हवा हो जाती है कि उनकी जो वेंडर के स्टॉल के ऊपर जो भी कप्स प्लेट होती हैं वो उड़ने लग जाती हैं। सो विंड फेलियर के ये याद रख सकते हैं, फेलियर नहीं है बट एक टाइप का विंड से याद रख सकते हैं। एंड फाउंडेशन फेलियर तो हमने बहुत पढ़ी है, लिक्विडेटेड डैमेज भी हम पढ़ा था, लिक्विफेक्शन सॉरी। और इसमें एक ओशियन टावर है, वो भी यूएस का ही है। इसमें क्या हुआ था, लीनिंग टावर ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा तो हमने है ही फाउंडेशन का, ओशियन टावर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये नया है। ओशियन टावर में क्या हुआ था, इन्होंने जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो ये कुछ 31 फ्लोर तक गई थी, ठीक है। और तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ही इसकी फाउंडेशन कुछ 1 फुट 14 इंचेस नीचे चली गई थी, 14 इंचेस नीचे चली गई थी। तो इस बिल्डिंग को फिर गिरा दिया गया था, ठीक है। सो दैट इज़ द फाउंडेशन फेलियर ओशियन टावर। एंड थर्मल परफॉर्मेंस रेजिस्टेंट आरसीसी, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, तो ठीक है इसमें और कुछ है। Okay, so question number 6 is, during the construction of a tall buildings, the equipment used for hosting building materials to the upper floor is, ठीक है। ऑप्शन ए इज गुड लिफ्ट, कैप्सूल लिफ्ट, गैंट्री क्रेन एंड टावर क्रेन। सो 6 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, टावर क्रेन। 6 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। टावर क्रेन इज द आंसर। ये देख लेते टावर क्रेन क्या होती है। टावर क्रेन जो आपने देखी होगी इस टाइप की, जिसपे एक बंदा बैठा होता है, इतनी लंबी ये होती है, एंड पीछे इसका काउंटर वेट लगा होता है और यहाँ से उठा उठा के सामान इधर उधर पहुँचाती है। टावर क्रेन का बेनिफिट क्या है, 360 डिग्री मूव हो सकती है, ठीक है ना। एंड सेकेंड इज गैंट्री क्रेन, गैंट्री क्रेन। कैप्सूल लिफ्ट और गुड लिफ्ट तो सिंपल सी बात है, कैप्सूल लिफ्ट तो पैसेंजर के लिए होती है, गुड लिफ्ट फॉर वो हो गया मटेरियल्स के लिए, गैंट्री ट्रेन। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन, गुड लिफ्ट कंस्ट्रक्शन के काम नहीं आती, बाद में काम होती है। और कैप्सूल लिफ्ट क्या होती है, 3 साइड से आपकी यूजली कवर होती है और 1 साइड आपको ग्लास लगा होता है, कुछ इस शेप में ही होती है, ठीक है। गैंट्री क्रेन क्या होती है, एक टिपिकल एग्जांपल बता रहा हूँ गैंट्री क्रेन का। गैंट्री क्रेन होती है कि वो सामान को ऐसे उठा भी लेती है, वो ऐसे भी ले जा सकती है, और उसके बाद ये एक चैम्बर पे लगे होते हैं और तो सामान ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे इधर से आगे पीछे भी ले जा सकते हैं और ऐसे भी ले जा सकते हैं। ये यूजली ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, मतलब इसमें भी यूज़ होती है बट यूजली वहाँ ज़्यादा काम होती है गैंट्री क्रेन, ठीक है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन जो गेट में पहले आया था, अर्थ ओगर, वो किस लिए यूज़ होता है। अर्थ ओगर होता क्या है, वो इस टाइप का होता है, ठीक है। मतलब जब ड्रिल करना होता है ना तो अर्थ ओगर की यूज़ होता है ड्रिलिंग के लिए। एंड देन एक पावर शॉवल, ये गेट में क्वेश्चन आ रखा है, दिस इज पावर शॉवल, डिगिंग के लिए यूज़ होता है। देन एक पाइल ड्राइविंग यूज़ होती, वो पाइल ड्राइविंग के लिए यूज़ होता है ड्रॉप हैमर, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का होता है, तो यूज़ फॉर पाइल ड्राइविंग ये हो गया। अच्छा एक वो रह गया फ्रंटेड लोड, फ्रंटेड लोडर जो लेवलिंग और स्प्रेडिंग के लिए यूज होता है, जिसका मुंह ऐसे होता है, ठीक है। तो इससे उसको कंफ्यूज मत हो जाना, उस स्क्रीन
क्रेन डिगर, या इसको एक्सकेवेटेड क्रेन भी कहते हैं, जो इस टाइप की होती है, उसका मुंह ऐसे होता है, ठीक है, और ये भी 360 डिग्री रोटेट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ रॉक कट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, ये चारों पढ़ लेते हैं। वैसे इसका आंसर श्यामा नहीं है, कैलाशा ही होगा। रॉक कट तो कंदनिया भी नहीं है, सांची भी नहीं है, कंदरिया भी नहीं है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, श्यामा रामा टेम्पल विष्णुपुर, ठीक है, जो ब्रिक और क्ले के यूज़ हो रखा है, और 5 स्पायर्स हैं 4 उसके लिए, ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट इज कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल ही वही उसमें लगा रखा है, रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था बसाल्ट काला स्टोन यूज़ हो रखा है पूरा। देन कंदनरिया महादेव टेम्पल, ये हमने पढ़ा था सैंडस्टोन, ठीक है। अच्छा, कंदनिया हमने, उससे कंफ्यूज मत होना, कंदनिया की वो कई बार मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि खोंडे लाइट होता है इसके लिए, लेकिन खोंडे लाइट है कोणार्क के लिए, कोणार्क खोंडे लाइट, खोन से हमने ये याद किया था, तो कंदनिया से कई बार खोंडे लाइट भी कन्फ्यूज़न होती है, बट कोणार्क इस खोंडे लाइट, और महादेव के साथ कन्फ्यूज़न होती है जगन्नाथ की, जगन्नाथ है अष्ट धातु, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज इनफ। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट एंड पैन सिटी डेवलपमेंट, ठीक है, ये तो हमने पढ़ी रखा है, पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन के ही होंगे। डिजिटल इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। स्मार्ट सिटी में ही हमने देखा था पैन सिटी, दैट इज़ कि हर सिटी में एक स्मार्ट सॉल्यूशन अप्लाई करना है, दैट इज़ नोन एज पैन सिटी। और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट भी हमने देखी थी, जो 3 थी, रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट एंड ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, जिसमें हमने देखा था 500 से कि इसमें कम एरिया हुआ, इसमें ज़्यादा हुआ, इसमें जो भी था, बट सो ये स्मार्ट सिटी के अंदर आती है। डिजिटल इंडिया मिशन, ओके, डिजिटल इंडिया मिशन, एक मिनट किसी में आता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन, ये सारी जाकर ना एक बार नीति आयोग, एक बार इसकी साइट पे जाकर आप मतलब जब भी आप पेपर देने जाओ उससे पहले स्कीम्स इसकी जाके देख लेना, नीति आयोग, और एक MOHOUA मिनिस्ट्री ऑफ वो सब कुछ, उसकी साइट पे जाकर स्कीम्स जो भी चल रही होंगी बस देख लेना, तो आपको याद हो जाएंगी। डिजिटल इंडिया मिशन और अटल इनोवेशन मिशन उसी के अंडर आते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन मतलब इंडियन को डिजिटलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा वो सब कुछ वो यूज़ करना, ऑनलाइन मेथड। अटल इनोवेशन AIM, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन में क्या आता है कि स्कूल में कॉम्पिटिशन्स और मतलब इनोवेशन जो बच्चों के अंदर है उसको निकाल के लाना, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स करवाना, और सोन तो वो अटल इनोवेशन मिशन में आता है। स्वच्छ भारत मिशन तो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जो 2014 से 19 के लिए रखा गया था, और इसमें इंदौर और भोपाल याद रखना, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी एंड भोपाल क्लीनेस्ट कैपिटल अवार्ड हुए, ओके। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो इसका आंसर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन मास ट्रांसपोर्टेशन LRTS स्टैंड फॉर, ये तो सारे हमने पढ़े थे ऐसा लग रहा है, लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, इसका तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। वैसे ये एलिवेटेड यूज़ होता था इसके लिए पहले, बट लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम। एंड अच्छा, एक नीति आयोग की वो फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल, बस बता रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब दिमाग में आ जाएगी तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। लाइट रेल सिस्टम, लाइट रेल सिस्टम क्या है, एक टाइप की ट्रैम है जो मेट्रो प्लस ट्रेन को मिलाकर बनती है, मतलब फास्ट और थोड़ी ज़्यादा बंदे लेने हैं तो वो ट्रैम हो गई। इंडिया में तो सिर्फ कोलकाता ही है जहाँ पे अभी भी लाइट रेल सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, ट्रैम जहाँ पे चल रही है। एंड ठीक है, इसमें और तो कुछ था नहीं, फुल फॉर्म ही थी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया में ये शुरू हुआ था LRTS, बट काफ़ी स्टेट्स ने मना कर दिया, तो मेट्रो ही चल रही है अब इसकी जगह। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चरल ग्रिड आर शोन इन द फिगर इज टार्टन, स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, इरेगुलर, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, टार्टन ग्रिड। टार्टन एक वो पैटर्न है, जैसे जो आपकी चेक वाली शर्ट्स नहीं आती थी उस पर जो पैटर्न बना होता था, दैट इज़ द टार्टन पैटर्न, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी लाइंस एक इसमें जा रही हैं, तो ये चेक वाली लाइंस टार्टन ग्रिड, उसी से लिया गया टार्टन। एंड ठीक है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं इसमें और थोड़ा डिस्टेंस वेरी करता है, दैट इज टार्टन ग्रिड। अच्छा, एक जगह क्वेश्चन आया था कि ग्रिड लाइंस है ना, वर्टिकल तो हम देते हैं ए से जेड और हॉरिजॉन्टल देते हैं हम न्यूमरिक 1 2 3 4, तो अब तो यूजली हम कुछ भी दे देते हैं V1 A1 2 कुछ भी, बट यूजली ये किसी उसके अकॉर्डिंग है, किसी मतलब नॉर्म के अकॉर्डिंग किसी बुक में लिखा हुआ है कि वर्टिकल हमें देना चाहिए ए से जेड और हॉरिजॉन्टल देना चाहिए 1 2 3 4, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा 10 यही है, 11, एज्यूमिंग अदर वेरिएबल रिमेनिंग कांस्टेंट द ट्रॉपिकल समर इंडेक्स, ठीक है, ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रॉपिकल समर इंडेक्स, ट्रॉपिकल समर इंडेक्स क्या है, ये अच्छा वो ये किया किसने था, CBRI रुड़की, इंडिया ने ही निकाल रखा है ये, ठीक है। ये क्या है कि वो टेम्परेचर ऑफ काम एयर जो 50 डिग्री और 50% सैचुरेटेड हो, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 50% गिवन हो, तो इम्पैक्ट सेम थर्मल सेंसेशन एज गिवन इन द BIS एनवायरनमेंट, ठीक है, सेम थर्मल सेंसेशन एज गिवन इन द BIS एनवायरनमेंट, तो वो टेम्परेचर ट्रॉपिकल समर इंडेक्स कहलाता है। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, TSI इज इक्वल टू 0.30 T वेट बल्ब एंड 0.75 T ग्लोब टेम्परेचर प्लस -2 वेपर प्रेशर, ठीक है।
सो इन्होंने पूछा कि एज्यूमिंग अदर वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट द ट्रॉपिकल समर इंडेक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन एयर वेलोसिटी। 11th का डी ऑप्शन इज करेक्ट, इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज इन विद इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और डिक्रीज विद इंक्रीज नहीं, ग्लोबल टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर इन दोनों के इंक्रीज करने पर भी इंक्रीज करनी चाहिए थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। एंड इसके साथ एक दो कंसेप्ट और आते हैं, दैट इज कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन कब होता है? जब 80% जो भी वहाँ पे रह रही है या पॉपुलेशन, उसका 80% जब कंफर्टेबल होता है उसको कंफर्ट जोन कहेंगे। तो 80% इज इम्पोर्टेंट। और इसके साथ एक आता है इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर होता है कि वो टेम्परेचर मीन्स जब 100% सैचुरेटेड एयर में जो हमें सेंसेशन फीलिंग आए ना, वो हमें अनसैचुरेटेड में भी सेम फीलिंग दे। मतलब वो टेम्परेचर जो हमें 100% सैचुरेटेड एयर में सेम फीलिंग दे जो अनसैचुरेटेड एयर में देता है, तो वो वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इज नोन एज इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर में हम यूजली 3 फैक्टर्स लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था कहीं पे, इफेक्टिव टेम्परेचर में हम 3 फैक्टर्स लेते हैं। फैक्टर बोल दो या वेरिएबल्स बोल दो, दैट इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर स्पीड। ठीक है, तो इसका और अच्छा वर्जन क्या निकला? CET, करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर। ठीक है, इसमें 3 ले लेते तो बस इसमें 4 वेरिएबल्स लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल ऐड हो गया और वो है रेडिएशंस। दोनों में यही डिफरेंस था। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में ठीक है ये ट्रॉपिकल समर इंडेक्स पूछा था, और इसके साथ साइकोमीटर चार्ट भी याद ही रखना। हमने कैसे याद रखना है? होमवर्क इज डन, ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे क्या क्या आता है, तो यही आते हैं। और ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं हमने इसका क्या याद रखा है? हाईग्रोमीटर, कि हाई कितनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी होने के बाद भी हाई कितनी नमी है, तो हाईग्रोमीटर। ठीक है, इसको अब चलते हैं आगे, इसमें और ज़्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इससे एक और याद आया कि हमारा ये जैसे नॉलेज है, स्किन टेम्परेचर हमारा और कोर टेम्परेचर हमारा अलग अलग होता है। कोर टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं ना थर्मोमीटर से, वो हमारा कोर टेम्परेचर होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि 99 फ़ारेनहाइट से थोड़ा सा कम या इसके आसपास। ठीक है, और स्किन टेम्परेचर हमारा होता है 31 से 34 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बाहर की स्किन अंदर से ठंडी होती है। और जैसे ये दोनों ऊपर नीचे होते हैं, मतलब स्किन टेम्परेचर या ये कोर टेम्परेचर, तो हमें शिवरिंग या स्वेटिंग के रूप में असर दिखता है कि कैसे उसको मैनेज करना है। वो हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि स्वेटिंग होगी, शिवरिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम हॉलीडे स्टैंड्स फॉर भी आ गया। तो इन टाइप के क्वेश्चन तो ऑप्शंस देखने से पहले खुद निकालिए, क्योंकि ऑप्शन देखने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, तो हेरिटेज मतलब ऑप्शन पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, रिजर्वेशन की आर से यही स्टैंड होगा, बट ऑप्शन हेरिटेज सिटी एंड डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 12 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ना कोई आवास योजना, ना ऑगमेंटेशन योजना,
ठीक है, इसमें क्या है कि 12 सिटीज़ को एम किया गया है और इसमें टुगेदर विद अर्बन प्लानिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इनकी डिटेल्स भी अंदर भी पढ़ना स्टार्ट करना होगा। प्लस हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है, तो कहीं कभी पेपर में आए सिर्फ हेरिटेज कंजर्वेशन तो उस पर क्लिक कर दो, ये तीनों भी इसमें आते हैं, अर्बन प्लानिंग भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी और हेरिटेज कंजर्वेशन, इन तीनों को फैक्टर ये बनता है। वैसे इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रिजर्वेशन ही है, बट ये तीनों भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और पॉइंट लिख लो, NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये क्या है कि अर्बन जो पुअर हैं उनका स्किल डेवलपमेंट और ये सब कुछ करने के लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो कि अब बन चुका है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRM बन चुका है ये। ठीक है, रूरल अर्बन से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो MOHUA फिर से बता रहा हूँ, इनकी स्कीम्स, इनकी साइट पे जाकर स्कीम्स और प्रोग्राम्स के उस फंक्शन में जाकर पढ़ लेना, लेटेस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, अर्बन जो पुअर है उनके लिए वो सब कुछ करना। ठीक है, MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनकी साइट पे जाकर स्कीम्स और प्रोग्राम एक बार रिवाइज कर लेना, मतलब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, पढ़ने से ही बस काम चल जाता है। ओके, 12th का सी इज ऑप्शन। अब आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन। नंबर 13 इज एज पर URDPFI गाइडलाइंस द प्लान पीरियड कंसिडर्ड इन पर्सपेक्टिव प्लान इज। ये भी हमने पढ़ा है। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 10 नहीं 20 से 30। 13 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 20 से 30 साल। ये हमने कैसे याद किया था, पापा रात को दारू का सामान लेकर आना, तो PRDSLA, पापा रात को दारू का सामान लेकर आना, ये ऐसे याद किया था हमने। पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसके अंडर आएगा फिर हमारा रीजनल, फिर आएगा हमारा डेवलपमेंट, फिर एस से आएगा स्पेशल पर्पस, देन लोकल एरिया, देन एनुअल। ठीक है, ये क्या है, डिटेलिंग इंक्रीज होती है इसके साथ साथ, मतलब स्केल में चेंजेस जो आ रहे हैं, लेवल ऑफ डिटेलिंग इंक्रीज होती है, तो लाइन वाइज ज़्यादा को याद रखने में आसानी होगी। और ये कैसे याद किए थे हमने, 20 से 30, 20 20 से 30, 5 से 20, 5 से 20 एंड 1, ये इनके टाइम लाइन हो गए। अच्छा, इनके अंदर भी अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पर्सपेक्टिव में क्या क्या कौन कौन से प्लान आते हैं। तो पर्सपेक्टिव में आते हैं एक तो कंसेप्ट प्लान प्लस विज़न एंड पॉलिसी, वो पर्सपेक्टिव के अंदर आती हैं। रीजनल में क्या आता है, रीजनल में तो वही रीजनल प्लान एंड सब रीजनल प्लान, ये दोनों आते हैं। ठीक है, देन आता है डेवलपमेंट प्लान। डेवलपमेंट प्लान में आपका मास्टर प्लान, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान एंड सिटी डेवलपमेंट प्लान, ये आते हैं। स्पेशल पर्पस ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन आया था कि इसमें जो मैं ऑप्शन दूंगा वो किस में आते हैं। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस में आते हैं सिटी सैनिटेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्लम और टूरिज्म और हेरिटेज। तो ये क्वेश्चन आया था कि हेरिटेज जो डेवलपमेंट प्लान है या हेरिटेज प्लान है वो किसके अंडर आते हैं, वो स्पेशल पर्पस प्लान के अंडर रेगुलेट होते हैं।
तो स्पेशल पर्पस में सिटी सैनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्लम, टूरिज्म और हेरिटेज। लोकल एरिया में क्या आते हैं? लोकल एरिया में आपकी वही टाउन प्लानिंग स्कीम जो आपकी लोकल चलाते हैं, और जोनल प्लान एंड वार्ड के प्लान, ये सब कुछ, ठीक है। एनुअल प्लान ये आता है इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान प्लस ऑडिट करना, मॉनिटरिंग, ये सब एनुअल प्लान में आते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और आता है वो प्रोजेक्ट एंड रिसर्च। प्रोजेक्ट एंड रिसर्च ये भी कहीं पूछा गया था। प्रोजेक्ट एंड रिसर्च ये भी होता है 5 से 20 साल का, और इसमें क्या आते हैं? प्रोजेक्ट वाइज मतलब प्लान, जैसे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड सर्वेस करना कहीं का, किसी की स्टडी करना। मेन इज डीपीआर बनाना। डीपीआर क्या है? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मास्टर एम प्लानिंग करने के बाद यही बनाने को मिलेगी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर बनाना, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 का सी इज करेक्ट। फोर्टीन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द होल ऑफ नेशन न्यू दिल्ली वाज डिजाइन बाय, ठीक है, ये तो हम सबको ही पता है। राजेवाल, होल ऑफ नेशन, ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि अब रिसेंटली उसी टाइम टूटा गया था। अब तो मतलब इसके ऊपर टूट रहा है और नया बना रहे हैं। सो राजरेवाल, और टूटने का रीज़न क्या बताया गया है? मतलब दिल्ली कोर्ट ने इसको कह दिया कि तोड़ दो। टू फॉर्म अ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, उन्होंने कहा कि मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम इस वो जो ट्रायंगुलर उसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो राजरेवाल ने केस भी किया था, मतलब केस किया, अपनी पिटीशन भी डायल की थी, बट उन्होंने कहा कि 45 साल ही हुए अब इसको, तो हेरिटेज के अंदर भी नहीं लेंगे हम इसको। सो इसको अब ठीक है तोड़ा जा रहा है, जो भी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर NBC 2016 द मिनिमम टर्निंग रेडियस फॉर फायर टेंडर मूवमेंट इज, तो इसका आंसर 9 होगा। 15 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो 9 मीटर टर्निंग रेडियस है, एंड ठीक है, ये बता देता हूँ। जैसे एक साइट होती है तो 9 मीटर तो उसकी टर्निंग रेडियस हो गई, ठीक है। एंड किसी भी साइड के अलोंग कम से कम विड्थ होनी चाहिए 6 मीटर, 6 मीटर की विड्थ चाहिए फॉर द फायर टेंडर मूवमेंट के लिए। वैसे तो 3.5 मीटर की एक लेन होती है, उसमें भी चल लेगा, लेकिन 6 मीटर की हमें चाहिए होती है। और क्लियर हाइट कितनी चाहिए होती है? 5 मीटर, ठीक है। ये कई जगह 4.5 भी है कि आपकी एंट्री गेट 4.5 भी चल जाएगा, तो आप 5 मीटर मिनिमम लेके चलो। डिज़ाइन हम 5 मीटर के लिए करते हैं, तो 5, 6, 9, ठीक है, ये हो गया। एंड टर्निंग रेडियस भी हो गया। क्वेश्चन क्या था? अच्छा, यही क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम एक वो कर लेते हैं, ये साइट से ही मेरे को याद आया कि अगर आपकी साइट का एरिया 1 हेक्टेयर है, तो जो आपका जो ये है ना फायर टेंडर मूवमेंट, वो आपकी साइट के एटलीस्ट 1/3 पैरीमीटर को कवर करना चाहिए। मतलब 1/3 पैरीमीटर आपका कवर होना चाहिए जहाँ पे फायर टेंडर मूवमेंट एक्सेस कर सके। लेकिन अगर आपका साइट का एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो ये 1/2 भी हो जाता है, कि आपका हाफ पैरीमीटर भी अगर कवर हो रहा है तो आपकी साइट ठीक है। इतना मतलब ज़्यादा नहीं है कि पूरी साइट पे रोड ही फैला दो। एंड ठीक है, इसके बाद इसमें एक रैम्प याद आता है कि रैम्प को हम 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, LMV, LCV एंड HMV, 3, 6।
अगर रैम्प फॉर यूनी डायरेक्शन है तो 3 मीटर चाहिए, और मतलब आने जाने दोनों का है तो 6 मीटर। उसकी विड्थ बता रहा हूँ ये मैं। रैम्प का स्लोप होता है 1:8। पेडेस्ट्रियन के रैम्प के लिए स्लोप होता है 1:12 मिनिमम, ये कार के लिए। तो विड्थ 3, 6। ये आगे जाके बढ़ भी जाती है 4.5 से 9 और 6 से 12। तो मेन हम 3 याद रखेंगे, क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल कार के लिए यूजली पूछा जाता है। 3 से 6। अच्छा, रैम्प में क्या होता है कि ये कार का रैम्प बता रहा हूँ कि कितना था, 40 मीटर। 40 मीटर रैम्प के बाद आपको एक लैंडिंग देनी पड़ती है, ठीक है। वो 6 मीटर की हो लैंडिंग, में जितने की भी हो आपको लैंडिंग देनी पड़ती है। और ये है कार के रैम्प के लिए। पेडेस्ट्रियन के रैम्प में आपको 9 मीटर के बाद लैंडिंग देनी पड़ती है, ये नॉर्म बता रहा हूँ। हर 9 मीटर के बाद आपको जितनी भी रैम्प की विड्थ है या जो भी है वो लैंडिंग देनी पड़ती है मिनिमम, ठीक है। रैम्प इस ख़त्म। और व्हील चेयर के तो हमने पढ़े ही थे। व्हील चेयर का मैं साइज़ बता देता हूँ, 900 बाय 1200। और इसका टर्निंग रेडियस 1800, ओ सॉरी हाँ 1800 का डायमीटर, ठीक है। ओके, इसमें और कुछ बताने को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। अच्छा, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलना है। स्लाइड ऊपर कर दो। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज सिटी बासी मॉस्क विद शेकिंग minaret इज लोकेटेड इन अजमेर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, अमृतसर, ठीक है। शेकिंग minaret आपकी अहमदाबाद में है। 16 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। शेकिंग minaret को हम जुलता मीनार भी कहते हैं, ठीक है। शेकिंग minaret, इसमें एक एजम्पशन है, थ्योरी है जिससे आपको याद रहेगी। मतलब कुछ इस टाइप की है ये, ऐसे। और यहाँ पे 2 मीनारें हैं बड़ी बड़ी। एक एजम्पशन है या थ्योरी मान लो इसको फेमस करने के लिए, कि उनके कहना है कि इफ़ यू अप्लाई अ जेंटल पुश ऑन द वन मीनारेट, तो थोड़ी देर बाद मतलब आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ये जो वाइब्रेशन है ना वो इस वाली मीनारेट में भी दिखती है। दिखती क्या मतलब फील होती है। तो दैट्स वाई इट्स नोन एज शेकिंग मीनारेट्स, ठीक है। तो ये कहाँ है, अहमदाबाद में। बस यही क्वेश्चन था, सीधी बाजी मॉस्को, ठीक है, अहमदाबाद में। लोकेशन के क्वेश्चन ना। ओके, अहमदाबाद गुजरात हो गया। इसके बाद एक मीनार और इम्पोर्टेंट है जो याद रखेंगे हम, स्पाइरल मीनारत। ये शायद हमने मुस्लिम आर्किटेक्चर में पढ़ी भी है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये ग्रेट मॉस्क ऑफ सकारा, सॉरी सकारा नहीं, समारा। सकारा तो उसमें था, इराक, ठीक है। ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा, स्पाइरल मीनारेट। एक और याद रख लेंगे, मीनारेट ऑफ जैम। इसमें इसका क्या हुआ था कि ये एक सिर्फ मीनार था एक रिवर के पास। पहले पूरा वो था जो भी होता है इनकी मस्जिद, तो वो मतलब बार बार आई तो वो चला गया सारा। तो एक मीनार बची, दैट इज मीनार ऑफ जैम, ठीक है। ये कहाँ है, अफगानिस्तान में। और एक क्वेश्चन जो आया था इससे याद आया कि पगोरास, पगोरास हमारे बुद्धिस्ट के लिए यूज़ होते हैं। और 3 पगोरास फेमस हैं चाइना में बुद्धिस्ट के लिए। पगोरास मतलब जो आपने देखा ही होगा जापानीज मूवीज़ में, या वो जो इस टाइप के होते हैं, कुंग फू पांडा में भी देखा होगा, ठीक है। नीचे ऐसे और इस टाइप के। तो ये पगोरास होते हैं और बुद्धिस्ट के लिए फेमस होते हैं। तो यही क्वेश्चन आया था, पगोरास किसके लिए था, इस्लाम, इस्लाम किसमें, बुद्धिस्ट में आते हैं। एंड बुद्धिस्ट टावर कहते हैं, जैसे इनको इस्लामिक टावर या मीनारत कहते हैं, ओके, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 में ठीक है, और कुछ बताने का नहीं है। सेवनटीन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज साइट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड, ये भी हमने कर रखा है। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोड इंटरसेक्शन। 17 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोड इंटरसेक्शन से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी। शॉर्ट साइट डिस्टेंस SSD, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, ठीक है, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस एंड HSD, ये चारों साइट डिस्टेंस हमने पढ़ रखी है। ये इसकी 2 गुना होती है। इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है ना, क्या होती हैं ये जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ ऑब्जेक्ट पढ़े तो कितनी, मतलब पहले मैं ब्रेक मारूँ कि इसके थोड़ी सी इतनी डिस्टेंस पे रुक जाए जितनी लो में लिखी हुई है। सो दैट इज़ नोन एज साइट डिस्टेंस। कितनी पहले ये दिख जाए या कितनी ब्रेक मारूँ मैं दिखने पर, तो हमारा काम चल जाए। ठीक है, इसकी थ्योरम व्योरम हमने सब करके फॉर्मूला भी, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ऑडिटोरियम और क्या, फेनेस्ट्रेशन, ओपन किचन, ठीक है, इनमें भी कुछ पढ़ने का नहीं है अभी तो। अच्छा, ऑडिटोरियम में एक आर्च थी, जैसे इस आर्च को कुछ कहते थे, मतलब क्या होता है कि ये अगर आपका ऑडिटोरियम है, यहाँ सीट्स पड़ी हैं पीछे पीछे जो लेवल पे जा रही हैं, ठीक है, तो उसको ना कुछ मतलब पर्दे वर्दे से एक रेक्टेंगुलर सा आर्च बनती है। ठीक है, इस आर्च को पोसिनियम पोसिनियम ही कहते हैं, पोसिनियम आर्च। एक बार इसकी स्पेलिंग सर्च कर लेना। आप यही याद रखो कि पोसिनियम आर्च कहाँ यूज़ होती है, ऑडिटोरियम में। ये आई थिंक आ भी रखा कहीं पे, पोसिनियम आर्च। ठीक है, ऑडिटोरियम आर्च भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. In India, the term town planning scheme refers to land renewal, land rejuvenation, land reclamation, land readjustment. Okay, option 4 is correct, land readjustment. Land readjustment. Option D is correct. लैंड रीएडजस्टमेंट क्या होता है, इसको जॉइंट वो भी कहते हैं, जॉइंट एडजस्टमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपकी लैंड है, एक की, दो की, एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे की लैंड, मतलब नाम बता रहा हूँ ABC। ठीक है, तो इसको वो ढंग से बना देते हैं और आपको लैंड दे देते हैं, 1 2 3, मतलब वो अपनी, मतलब जो भी गवर्नमेंट या प्रो होती हैं वो इसमें अपना पब्लिक स्पेस और यूटिलिटी एरियाज निकाल लेती हैं और आपको वेल डेवलप आपकी साइट प्रोवाइड करती है। बट ऑफ कोर्स इसमें क्या होता है, आपकी साइट का एरिया डिक्रीज़ हो जाता है बट आपकी साइट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो मतलब अगर हम पैसे की बात करें तो सेम पड़ता है। तो प्राइवेट बंदों से लैंड लेकर ये सब कुछ बना के देती है गवर्नमेंट या जो भी, तो 1 2 3 को ये दे दिया, एरिया डिक्रीज़ हो जाता है, ये याद रखना, वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है तो ये इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। दिस इज नोन एज लैंड रीएडजस्टमेंट। अच्छा, क्वेश्चन था टाउन प्लानिंग स्कीम, ये हो गया लैंड रीएडजस्टमेंट, इससे कनेक्ट होती है। देन सी ऑप्शन इज लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है, ये लैंड फिल होती है। लैंड फिल जैसे हम समुद्र में वो फेंकते हैं ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो जब लैंड रिक्लेमेशन होता है इसमें क्या होता है कि मतलब आपने पाम आइलैंड सुना होगा, वो दुबई में जो बना रहे हैं वो, ठीक है, वो लैंड रिक्लेमेशन है कि जब ओशियन में हम नई लैंड बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू लैंड इन द ओशियन, क्रिएटिंग न्यू लैंड इन ओशियन इज नोन एज लैंड रिक्लेमेशन। ठीक है, सी बेड और रिवर बेड के ऊपर जब हम बनाते हैं ना उसको लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। रिवर बेड या सी बेड क्या होता है,
द लोएस्ट और बॉटम ऑफ द सी, बॉटम ऑफ सी इज नोन एज सी बेड या रिवर बेड। एंड जो एलिवेशन मतलब हम जैसे ये है, इसको हम मिट्टी डाल डाल के भरते जाते हैं, तो रेजिंग द एलिवेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम पोल्डरिंग, POLDERING, पोल्डरिंग। एंड सो ये हो गया लैंड रिक्लेमेशन, ये तो कभी भी टाउन प्लानिंग स्कीम में नहीं आ जा सकता था। देन होता है एक लैंड रिन्यूअल, और इसको कहते हैं अर्बन रिन्यूअल भी। अर्बन रिन्यूअल और लैंड रिन्यूअल क्या होता है कि मतलब जो स्लम है ना एरिया में, किसी भी एरिया में, उसको किसी तरह हटाना और वहाँ पे नए लोग बसाना, तो वहाँ का लेवल बढ़े, उसको कहते हैं अर्बन रिन्यूअल। ठीक है, मतलब स्लम को हटाना, स्लम को क्लियर करना और हाई क्लास लोगों को वहाँ बिठाना। जेंट्रिफिकेशन से कंफ्यूज मत लेना इसको, हाई क्लास लेवल को बिल्डिंग बनाना या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाना कि लोग वहाँ जाके बैठें, दैट इज़ अर्बन रिन्यूअल। एंड लैंड, कौन सा ऑप्शन बताया, लैंड रिजुविनेशन। ठीक है, ये वही होगा कि रिजुविनेशन क्या होता है कि मतलब मेकिंग समथिंग लुक बेटर, तो उसको लैंड रिजुविनेशन इज लाइक कुछ भी मान लो। हमारा आंसर इज लैंड रीएडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, बैम्बो इज अ टाइप ऑफ, ये हमने पहले भी पढ़ा था, पेरिनियल ग्रास। बैम्बो इज अ ग्रास। ठीक है, तो बैम्बो इज अ पेरिन, क्या स्पेलिंग है, पेरिनियल, पेरिनियल ग्रास, और ये बिलोंग करता है फैमिली पोआसी से, सीस, CEAE, पोआसीई से। ये इसकी फैमिली नाम है, मोनोकोट। ठीक है, पेरिनियल ग्रास क्या होती है, जिनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं, 3 मीटर के आसपास। ठीक है, तो फैमिली इसकी ये हो गई, और एक टर्म और आ रही है मोनोकोट और डायोकोट, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट इज मीन्स वन कोटिलीडन, एंड इसमें डाई मीन्स 2 कोटिलीडन। ठीक है, मोनोकोट सारी ग्रास होती हैं। तो मोनोकोट में क्या क्या आती हैं, ये वीट इज़ आल्सो टाइप ऑफ ग्रास, ओट्स ये भी ग्रास है हमारी। ठीक है, एंड बार्ले, स्वीट कॉर्न, ये सारी ग्रास के उसमें आती हैं, ये सारी मोनोकोट हैं, तो ये सारी ग्रास हैं। ठीक है, डायोकोट फिर जो बचा डायोकोट हो गया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये मेन बताए मैंने। एंड जो फैक्टर हैं जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं कि किस बेस पे हम मोनोकोट और डायोकोट कर रहे हैं, एक यही होगा कोटिलीडन, इसमें एक इसमें 2। एंड होता है स्ट्रक्चरल, उसका प्लांट का या जो भी है, उसके लीव्स, उसके स्टेम्स, उसके रूट्स और उसके फ्लावर पे ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। इनके बेसिस पे हम उसको मोनोकोट और डायोकोट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड ओके, तो ये तो हो गए हमारे पेरिनियल ग्रास। फिर ऑप्शन इज श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं स्मॉल मीडियम साइज पेरिनियल वुडी प्लांट्स, स्मॉल साइज पेरिनियल, लेकिन ये ग्रास नहीं होते, ये वुडी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वुडी प्लांट और श्रब्स और ट्री में क्या डिफरेंस है, ट्री एक होता है, एक मतलब बड़ा खड़ा होता है, उसके बाद इसमें से निकलते हैं। श्रब्स आपने देखे होंगे फैल जाते हैं पूरी तरह। ठीक है, तो इट्स दे आर स्मॉलर देन ट्री, और इनके एग्जांपल क्या हैं, रोजिस, जैस्मीन, बॉक्सवुड, जो यूजली हम देखते हैं ना वो बॉक्सवुड होता है,
मतलब ग्रीन कलर का जो ऐसे गोला गोला बना होता है, ठीक है, जिसमें पत्ते लगे होते हैं, दैट इज बॉक्सवुड। तो रोजेस, जैस्मिन, बॉक्सवुड श्रब का एग्जाम्पल है। देन इसके साथ एक और है क्लाइंबर, ठीक है। क्लाइंबर का क्या होता है, इनकी स्टेम्स वीक होती हैं तो इनको ऊपर चढ़ने के लिए कुछ चाहिए होता है, जैसे कि आपका मनी प्लांट, ठीक है, और बीन्स, कुकुम्बर, ठीक है, ये आप समझ गए। करेला की भी चढ़ने के लिए कुछ चाहिए होता है। अच्छा, इसको ये मैंने बताया इसलिए कि एक फ्रेंच लैंडस्केप में एक टर्म है ट्रेलिस, निकली फ्रेंच से है, अब यूजली हर जगह यूज़ होती है ट्रेलिस। ये लगाते हैं हम, एक तो ये मतलब एस्थेटिकली भी अच्छी लगती है और इसके ऊपर वो चढ़ने लग जाती हैं, तो उसको कहते हैं ट्रेलिस। एक टाइप ऑफ सपोर्ट जो ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है, इसको ट्रेलिस या वर्टिकल मैट भी कहते हैं। ओके, क्लाइंबर। और क्या था, अच्छा क्रीपर। क्रीपर कैसे याद है, क्रीपर आपने एक बोगन विला सुना होगा, बोगन, स्पेलिंग मुझे भी नहीं पता, BOUGINVILLE कुछ ऐसी है बोगन विला। जो आपने पिंक कलर के फ्लावर्स देखे होंगे वो बोगन विला के हैं, ठीक है ना, जो छत छुत मतलब एंट्री गेट पे भी बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, दैट इज़ क्रीपर, बोगन विला। और इसमें एक टाइप ऑफ मतलब दो तीन टाइप की आईवी होती हैं, तो मेन याद रखो आईवी और वाइन, दो तीन टाइप की वाइन होती हैं, तो ये क्रीपर में आती हैं। बोगनविला, आईवी और वाइन क्रीपर के एग्जांपल्स हैं। एंड इसके बाद एक बचता है एवरग्रीन ट्री, ठीक है। एवरग्रीन ट्री में क्या आते हैं, एक तो फर, जैसे कुत्ते के फर हमेशा रहते हैं, तो एवरग्रीन ट्री फर, वाइट फर हो या जोम सी भी फर हो। देन होता है हमारे पास स्प्रूस, ये भी एवरग्रीन होते हैं। एंड हेमलॉक, ठीक है, स्प्रूस भी, ब्लू ब्लैक जो भी हो वो एवरग्रीन आएंगे। और हेमलॉक, तो ये एवरग्रीन ट्री में आते हैं। लैंडस्केप की वीडियो बनानी पड़ेगी, काफ़ी क्वेश्चन आने लग गए, ठीक है। एंड देन वी हैव टिम्बर। टिम्बर तो आपको पता ही है, वो वुड जो, तो वो उसको क्या पढ़ना, टिम्बर का सेक्शन हमने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये कैसे याद रखा है, BC साला हरामी, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि इनको लाइन वाइज अरेंज करना है, तो BC साला हरामी। बी से हो गया बार्क, कैम्बुलम, रेस, स्पेलिंग मुझे नहीं याद, सैपवुड, हर्टवुड, कैमुलर, वेस्कुलर, रेस तो बाद में आती है, वेस्क्यूलर, कैम्बियम, कैम्बियम वेस्क्यूलर, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका पिथ और मेड्यूला, ठीक है। सबसे आखिरी ये जो होते हैं पिथ और मेड्यूला। देन आपकी वो मेडुलरी रिंग्स जो ऐसी होती हैं, और ये होती हैं आपकी एनिमल रिंग, ठीक है। मेन आप ये याद रखना चाह कि ये लाइन वाइज कैसे आएंगे, और ये जो सबसे लास्ट में तो यही बचता है पिथ और मेड्यूला, ओके, ठीक है। इसमें अब और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर इज डी। Question number 20. According to the UN, one of the components for measuring inclusive growth is, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, ABC तीनों है, अच्छा कौन सा है तीनों में, ठीक है, मेरे को लगा कौन सा नहीं है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ ABC तीनों है ये ऑप्शन, मतलब जो गेट आंसर है उसमें दे रखा है ABC, तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। सो इंक्लूसिव ग्रोथ,
इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, उसी से आपको मतलब उस ऑप्शन में ये नहीं दे रखा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं दे रखा तो यही ऑप्शन हुआ। उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ में हम क्या देखते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इक्वल इन इनकम्स, लोगों की इनकम भी इक्वल हो। देन एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर, एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट और लोगों की रीजन के जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको कम करना। ठीक है, सो पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल, ये सब कुछ इसमें आता है इंक्लूसिव ग्रोथ में, तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं आता। ठीक है, वैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का मेन फंक्शन जो है वो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का होता है अपना HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसके जो 3 फैक्टर थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इनके अंदर अब हमने पढ़ा हुआ है तो अब नहीं पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन, अच्छा ABC तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 21, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ DPC इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज स्क्वायर मीटर। 21 का ऑप्शन C। ये पेपर बहुत इजी आया इस बार। ठीक है, स्क्वायर मीटर, DPC स्क्वायर मीटर में वो होती है, DPC क्या होती है, डैम प्रूफ कोर्स, जो ब्रिक के ऊपर या नीचे जो फाउंडेशन है उसके ऊपर हम बिछाते हैं। होता क्या है, एक टाइप का बिटुमिन या जो भी आपके पास मटेरियल है उसको पेंट ब्रश से हम उसके ऊपर चिपका देते हैं, मतलब पेंट की तरह ब्रश मारते जाते हैं उस, तो एक इतनी सी लेयर बनती है, दैट इज़ पूरे उस पर, ये आपकी ब्रिक, मतलब पता ही है आपको वैसे तो सब कुछ। तो DPC, तो DPC में एक हम याद रखेंगे कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, जो पानी है जो नीचे वो है डैम्प, वो ऊपर चढ़ता है, जो ब्रिक के थ्रू चढ़ता है, दैट इज़ नोन एज कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था इसलिए बता रहा हूँ, पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, ब्रिक के थ्रू, और कैपिलरी एक्शन के थ्रू चढ़ता है, जो पोर्स से पोर्स होके जाते हैं। ठीक है, और DPC की थिकनेस क्या होती है आपकी, मतलब 2 सेंटीमीटर के अराउंड वो जितना भी पेस्ट करते हैं इतनी चलती है। अगर हम DPC और प्लिंथ बीम को आपस में कन्फ्यूज़न मत करना, DPC ये होगी, और कई बार अब हम प्लिंथ बीम के ऊपर ही DPC डालते हैं या प्लिंथ बीम को ही DPC मान लेते हैं, क्योंकि जो प्लिंथ बीम है 1:2:4 के अराउंड बनती है, तो इसमें भी मतलब कंक्रीट यूज़ हो गया तो आपका पानी ऊपर नहीं चढ़ता। ठीक है, वेट सेकेंड, ओके, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, एंड DPC जो है उसके लिए मटेरियल क्या क्या यूज़ होते हैं, एक तो हॉट बिटुमिन एंड मोज़ाइक एसफाल्ट, एंड जो आजकल बहुत यूज़ हो रही है पोथाइलिन, पॉलीइथाइलिन शीट्स। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये आया था कहीं पे कि क्या स्टोन भी एज अ DPC मटेरियल यूज़ हो सकता है, स्टोन, तो उसका आंसर था यस, क्योंकि कुछ स्टोन होते हैं जिनमें से पोरस होते हैं, जिनमें से पानी पास हो जाता है, बट यूजली स्टोन की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि उसमें से भी पानी आर पार नहीं जाता। ठीक है ना, तो स्टोन कैन बी यूज एज अ DPC, बट ऑफकोर्स महंगे पड़ते हैं तो कोई यूज़ नहीं करता। एंड DPC हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद आया इससे, दैट इज शॉर्टक्रीट। शॉर्टक्रीट क्या है, मतलब इज अ स्प्रेड कंक्रीट, स्प्रेड कंक्रीट, स्प्रेड कंक्रीट मतलब जब हम हाई वेलोसिटी से कंक्रीट को फेंकते हैं ना, पंप करते हैं, तो उसे कहते हैं शॉर्टक्रीट। तो क्वेश्चन क्या था कि ना, एक आपकी वो है, मतलब पहाड़ है, उसके ऊपर से कई बार पत्थर गिरते हैं, कुछ भी गिरती हैं, तो उसको रोकने का तरीका क्या है, तो उसको रोकने का तरीका है शॉर्टक्रीट, मतलब अगर हम उस पर पंप कर दें वो सारा कंक्रीट,
तो शॉटक्रीट का मेन एडवांटेज क्या है कि वर्टिकल और ओवरहेड एरियाज़ में जो कंक्रीट यूज़ किया जाता है उसे शॉटक्रीट कहते हैं। ठीक है ना। हाई वेलोसिटी से पंप करके आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे से ही उसको ऊपर फेंक सकते हैं तो वो चिपकता जाता है, इतनी तेज़ पंप करते हैं। दैट इज़ शॉटक्रीट एंड शॉटक्रीट वर्टिकल एंड ओवरहेड एरियाज़ में यूज़ होता है। यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया शॉटक्रीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ BIM। बिम, ठीक है, बिम में एडोब इलस्ट्रेटर तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। एडोब इलस्ट्रेटर नहीं है, बेंटली है, ग्राफिक, आर्किकैड भी है, रैविट तो है ही। ठीक है, बिम के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, एक बार बिम के सारे सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, बस दिमाग में हो जाएंगे तो याद करने की जरूरत नहीं होती ने। फर्स्ट इज आर्किकैड, देन रैविट। जब आप रैविट फॉर्म में जाएंगे तो ये यूज़ करने को मिलेंगे आपको, आर्किटेक्ट, रैविट, देन डिजिटल प्रोजेक्ट डिज़ाइनर ये भी यूज़ करने को मिलेगा। वेक्टर वर्क आर्किटेक्चर, वेक्टर वर्क आर्किटेक्ट ये भी मिलेगा। देन नेविस वर्क में क्या होता है, यूजली एक टाइप का लूमियन है, इसमें वीडियोस बनती हैं। और ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, नेविस वर्क। एंड उसके बाद एक और था वो डायनमो एक टाइप का ग्रासहोपर जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, कि पिन से पिन जोड़ना, मतलब एक टाइप की कोडिंग, वो रैबिट में वो भी होती है, डायनमो प्लगइन है एक टाइप का। देन होता है आपका टेक्ला, बीमसाइट ये भी। तो ये तो है जो आपको यूज़ करने को मिलेंगे। देन जो यूज़ नहीं मैंने भी नहीं किया, ऑल प्लान आर्किटेक्चर एंड बेंटले माइक्रोस्टेशन एंड प्राइमस IFC का एक और सॉफ्टवेयर हमने जो पढ़ा था वो याद है, एज, एक्सीलेंस इन डिज़ाइन फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। और इसका वो क्या था, वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, मतलब ग्रीन बिल्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एज इसका नहीं है, IFC का है, IFC का प्राइमस इसका है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। Okay, so question number 23 is the concentric circles in a solar chart represents। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही हुआ है। 23 का ऑप्शन B इज करेक्ट। अल्टीट्यूड एंगल सोलर, किसमें सोलर चार्ट जो हमने पढ़ा था इसमें कंसेंट्रिक एंगल्स सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने ऐसे पढ़ा था कि ये बीच में बंदा खड़ा है एंड ये हेलियोडोम, यहाँ पे अगर सन है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो जब ये हर जगह पे ऐसे ऐसे बनते हैं तो ये बनते हैं एल्टीट्यूड एंगल्स। तो जो कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं वो एल्टीट्यूड एंगल्स होते हैं, और जितनी छोटी रिंग उतना बड़ा एंगल। ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ा था। तो दिस इज एल्टीट्यूड एंगल। एल्टीट्यूड एंगल इज जब ओरिजिन के साथ सन का एंगल बनाता है इंसान, दैट इज एल्टीट्यूड एंगल। देन हमने पढ़ा था अजीमुथल एंगल। अजीमुथल एंगल तो ये जैसे आपका नॉर्थ है और सन आपका यहाँ पे, तो दिस एंगल इज नोन एज अजीमुथल एंगल। ठीक है, जून यहाँ से, ये यहाँ से, और सन मतलब ईस्ट यहाँ से निकलता है तो यहीं तक बनती है एंगल। एंड इसमें ठीक है, ये हो गया अजीमुथ, एल्टीट्यूड अजीमुथल। हॉरिजॉन्टल शैडो एंड VSA एंड HSA भी हमने पढ़ रखे हैं। HSA क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल विच इज़ यूज फॉर वर्टिकल शेडिंग डिवाइस, मतलब डिज़ाइन करने के लिए, वर्टिकल शेडिंग डिवाइस डिज़ाइन करने के लिए हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल यूज़ किया जाता है।
क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। ये वर्टिकल शेडिंग डिवाइस, तो जब आपकी ग्लास के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर पे, ये आपका नॉर्थ मान लो कहीं भी, ठीक है, तो आपके ग्लास का जो नॉर्थ के साथ जो एंगल है, और यहाँ पे सन मान लो, और ये हो गया इसका नॉर्थ, इसका ये हो गया अजीमुथल एंगल, और दिस इज इसके नॉर्मल का एंगल। तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, दैट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल, और इससे हम वर्टिकल शेडिंग डिवाइस बनाते हैं। ठीक है, मतलब सन का जो इस ये परपेंडिकुलर ऑफ फ्रॉम नॉर्थ माइनस सन का जिमुथल एंगल, तो हॉरिजॉन्टल शेडिंग डिवाइस मिल गया। VHA वर्टिकल शैडो एंगल यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल शेडिंग डिवाइस बनाने के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। ये तो सिंपल सा जब थीटा मिल जाता है तो ये वर्टिकल शेडिंग एंगल हो गया, और इससे ये हॉरिजॉन्टल शेडिंग डिवाइस निकल जाता है। एंड अच्छा, इसमें एक मिनट, अभी रिसेंटली मैंने पता नहीं कहीं ना पढ़ा क्या था, मतलब कहीं क्वेश्चन आया था, मुझे पता नहीं वो क्वेश्चन क्या था, बट उससे मैंने जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो थे इक्विनॉक्स। तो दो इक्विनॉक्स होते हैं हर साल, ठीक है, मार्च और सितंबर के महीने में, मार्च एंड सितंबर, 22 मार्च, 23 सितंबर, या 23 एक दो दिन का आगे पीछे चलता है, ऑप्शन में भी ये नहीं किया होता कि 21 मार्च, ये मतलब रियल लाइफ में भी एक दो दिन का आगे पीछे चलता है। इक्विनॉक्स होता क्या है कि सन इज डायरेक्टली एट द इक्वेटर, जैसे ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, ये इसका इक्वेटर, तो सन बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर की। ठीक है, और इसी से एक टर्म, चलो पहले ये क्या होगी, इस दिन क्या होता है, लेंथ ऑफ नाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डे। ठीक है, बिल्कुल इक्वल होती है, दैट इज नोन एज इक्विनॉक्स। और ये 23 सितंबर और 22 जो भी है मार्च को आसपास होता है, मतलब 12 आवर्स आपकी वो होगी और 12 आवर्स आपका नाइट हो गया। ठीक है, और क्या पता, अच्छा इसी से ही आपका एक वो निकलता है डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन होता है जब सन का एंगल अर्थ के इक्वेटर से 0 डिग्री होता है, मतलब ये जब थीटा 0 हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 डिग्री याद रख लो। ठीक है ना, सन एंगल विद इक्वेटर है ये। ठीक है, और इस इन दो डेट से 2 दिन और याद रख लो, जैसे ये तो हो गए इक्विनॉक्स, ऐसे ही 2 होते हैं हमारे पास सोल्स्टाइस। ठीक है ना, विंटर और समर सोल्टिस, ये भी आप सबने पढ़ा ही होगा। समर कब होता है, जून में, ठीक है, 22 जून के आसपास, और विंटर सोल्टिस कब होता है, 21 दिसंबर के आसपास, जिस दिन हम मतलब यूजली लोग इसको बड़ा दिन भी बुलाते हैं। ठीक है, मतलब इस दिन के बाद बड़े दिन स्टार्ट होने लग जाते हैं, और मतलब वैसे क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे। ठीक है, और चलो ये भी जल्दी से देख ही लेते हैं। ये सन हो गया, यहाँ पे आपकी अर्थ अर्थ अर्थ, तो ये दोनों तो हो गए मार्च सितंबर, ये हो गया आपका सॉरी मार्च सितंबर हो गया, दिसंबर और जून। ठीक है, तो ये पोजीशन होती है जब दिन आते हैं सारे। और इसमें कुछ बताने का था। सोलर चीज, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा, द कंसेंट्रिक सर्कल इन अ सोलर चार्ट। अच्छा ये तुम कहीं और ही आ गए, सोल्स्टिस हो गया, ये हो गया, एंड इक्वेटर। अच्छा इक्वेटर हमारा जो अर्थ इक्वेटर कहाँ होता है, मतलब ये हमारी सन वो
इंडिया, यहाँ से इक्वेटर पास आउट होता है। ठीक है, इससे इक्वेटर से वो भी याद रखना कि इंडिया में कैंसर है तो कैंसर यहाँ, बाकी कैप्रिकॉन यहाँ पे होगा फिर। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ये प्राइम मेरिडियन हो गया जो बीच में से जाता है, प्राइम मेरिडियन। और इससे ये भी याद रखना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड अब याद कैसे रख रखा है कि ना, लैटिट्यूड लैट्रिन से याद रखना कि लैट्रिन कभी कम या ज़्यादा होती है, तो लैटिट्यूड आपके कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड हमेशा इक्वल होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड हमेशा ये वाले होते हैं जो इक्वल पूरे जा रहे होते हैं, सर्कल मतलब पैरि सर्कमफ्रेंस, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है बताने का, ये 2 पॉइंट याद रखना। और ये कहीं पे आया हुआ है कि 22 मार्च को, क्वेश्चन क्या था, 22 मार्च को जो सन का एंगल है वो किस दिन, मतलब किस दिन किस महीने में होगा, तो उसका आंसर था सितंबर के महीने में सेम होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।